Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. And this time, for the very first time I should say, a new session for RCs in English. Reading comprehension कह दीजिए, comprehensive passage कह दीजिए या फिर बचपन की यादों में जिसे हम unseen passage कहा करते थे. And yes, of course, targeting these examinations in general, बैंकिंग में SBI PO, SBI क्लार्क, IBPS PO, IBPS क्लार्क या फिर आपके SSC के CGL, CHSL, स्टेनोग्राफर, CPO, ETC. एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सर हमारा डिफेंस का एग्जाम है, मेरा एयरफोर्स का एग्जाम है, मेरा CDS का एग्जाम है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि किसी पैसेज पर एक कॉमन सेंस, हम लोग मैच्योर हैं जो एग्जाम देते हैं, पैसेज पर टैग ना लगाइए कि नहीं ये तो सर ने वीडियो SSC के लिए डाला है तो मैं बैंक का हूं, मेरे काम का नहीं है. ऑफ कोर्स लेवल डिफर करता है एग्जाम्स में, लेकिन आप किसी पैसेज को ये नहीं कह सकते कि SSC का है कि बैंक का है कि इस वीडियो में टाइटल में CDS नहीं लिखा तो ये मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है. ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है, मेरा एक्सपीरियंस कई बार ऐसा हुआ. फॉर एग्जाम्पल कि 2009 में किसी पैसेज को कैट ने पूछा है, 2012 में वो SBI PO में पूछा गया, 2015 में वो IBPS PO और 17 में CGL Tier 2 में उसे रखा गया था. ऐसा कई बार होता है, कई एरर्स, लगभग कई चीजें एग्जामिनेशंस में शफल होती रहती हैं जो कई बार कहीं पर पूछी गई. तो हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को सिर्फ बैंकिंग की नजर से, सिर्फ SSC की नजर से ना देखें. एक पैसेज को हम बैंक SSC से डिवाइड नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स हमारे एग्जामिनेशंस के लेवल जरूर चेंज होते हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग इन जनरल फॉर SSC एंड बैंक एग्जामिनेशंस. अगर आपका कोई और एग्जाम है तो हम 100% श्योर कि आपके एग्जाम के लिए भी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल जरूर है. तो वो पैटर्न्स फॉलो कीजिएगा जो आपको बताना चाहूं इन जनरल. हाँ, आप मुझे चाहें तो सोशल नेटवर्किंग पर फॉलो कर सकते हैं, इन वेबसाइट्स पर. जनरली इफ यू वांट टू फॉलो मी एट इंस्टाग्राम, दैट्स माय हैंडल @Kapil Music Boy. थोड़ा सा म्यूजिक का शौक है. द सेम गोज फॉर ट्विटर एज वेल. इंस्टाग्राम और ट्विटर सेम हैंडल से हैं. हाँ, आप मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए बिकॉज आपकी डाउट्स या क्वेरीज आप मेरे ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा. और चैनल ज्वाइन करने के बाद आप मेरी रेगुलर क्लासेस के नोटिफिकेशंस पा सकते हैं, चाहे वो फ्री है, पेड है, कैसे भी फॉर्म में. आपको डेली नोटिफिकेशंस क्लास के जरूर रहेंगे. कई बार बच्चों की कमेंट्स होती हैं, सर पता नहीं था इतने बजे ऐसे बजे, वो सब आपको वहां मिलते रहेंगे. सो प्लीज ज्वाइन माय चैनल एट टेलीग्राम एज वेल एज ग्रुप. आप अपनी डाउट्स भी वहीं पूछ सकते हैं. इफ यू वांट टू फॉलो मी एट फेसबुक, यू कैन फॉलो मी एट इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा. एंड हाँ, अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं इन द बैंकिंग स्ट्रीम, तो अगर आप बैंक के हैं तो आपसे अनअकैडमी पर मिलते हैं. प्लीज फॉलो मी एट कपिल देव शर्मा. इन जनरल यू कैन सर्च मी आउट देयर. और अनअकैडमी पर किसी भी चीज का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मेरा रेफरल कोड कपिल सर यूज कर सकते हैं. प्रीटी सिंपल, KAPILSIR. और आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट आपके फाइनल पेमेंट से पहले जरूर रहेगा. अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. चाहे आप बैंक, SSC, UPSC, NDA, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, CDS किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना चाहते हो. ठीक है, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये फर्स्ट वीडियो है RC का, तो कुछ जरूर कहना चाहूं बिफोर वी मूव ऑन टू द एग्जांपल्स कि RC ऑफ कोर्स एक पैसेज है. कई बार आपसे कहा ये चीजें कॉमन है. पैसेज एग्जैक्टली देकर क्वेश्चंस पूछने पर RC कह दीजिए, पैसेज में ही फिलर्स डालने पर वो क्लोज टेस्ट हो जाता है, और उसी के सेंटेंसेस को शफल करने पर आप उसे पैराग्राफ जंबल जरूर कह देते हैं, इन शॉर्ट पैराजंबल्स. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बीते कुछ दिन पहले, शायद आज से 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा रैंडमली और उनके कुछ वर्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं वो आपसे कहना चाहूं. आई होप सो आपके लिए बेनिफिशियल जरूर हो. कि आज से कुछ 50 साल पहले देखिएगा, जब स्टडीज होती थी, इन्वेंशंस होते थे, जनरल एग्जांपल्स हैं, मुझे ये वर्ड्स अच्छे लगे. आई होप सो आपको जरूर अच्छे लगे और आप इन्हें फॉलो करें. कि तब हमारा जनरली अटेंशन स्पैन जो होता था चीजों को दिमाग में रखने के लिए, कॉन्स्टेंटली उसी बात पर ध्यान रहे, वो लगभग 10 से 15 दिन का होता था. जब ये इंटरनेट, सोशल मीडिया या टीवी वगैरह नहीं थे इन जनरल, तब हम एक नोवेल पढ़ते थे या किसी किताब को पढ़ते थे जिसमें पढ़ने में लगभग 10 से 15 दिन लग जाते थे ऑन एन एवरेज. तो वो स्टोरी हमारे दिमाग में डेली रहती थी कि कल तक यहाँ हुआ ऐसा ऐसा. 15-20 दिन बाद जब वो बुक पढ़ पाई तब जाकर वो पूरी चीजें समझ में आई. लेकिन हाँ, वो कांस्टेंट अटेंशन स्पैन डेली रहता था, उसी बुक के बारे में चीजें दिमाग में चलती रहती थी, शफलिंग नहीं होती थी. सिनेमा के आने से वो स्पैन थोड़ा कम हो गया. अब हम 3 घंटे का कांस्टेंट स्पैन रखने लगे और 3 घंटे तक तो हमारा दिमाग वहां रहता था. उसके बाद हम शफल हो जाते हैं, कहीं ये चीजें हैं, वो चीजें हमारी ETC. वो 15 दिन से 3 घंटे पर आया. यूट्यूब के जनरली आने से, टारगेटिंग यूट्यूब नहीं है, एक जनरल एग्जांपल है कि आजकल इतनी सारी सोशल नेटवर्किंग होने पर, जैसे यूट्यूब का वीडियो है नॉर्मली 10 से 15 मिनट का होता है, तो हम 10-15 मिनट उस वीडियो में दिमाग रखते हैं, कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, उसके बाद फिर स्विच कर लेते हैं किसी और चीज पर.
यूट्यूब छोड़िए, आजकल इंस्टाग्राम, टिकटॉक, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां पर हर 10 to 15 सेकंड्स में दिमाग स्क्रॉल होता रहता है, चाहे वो किसी व्हाट्सएप के स्टेटस की बात क्यों ना हो। इन सब चीजों को मैंने यूं कहा कि रेगुलरली ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। हम किसी चीज पर नजर रखना बहुत कॉन्स्टेंटली लंबे समय तक नहीं रख पाते, दिमाग हमारा बहुत जल्द शफल हो जाता है। पर्सनल लाइफ में आपको क्या करना है वो आप जानिए, लेकिन किसी एग्जाम के आरसी, क्लोज टेस्ट और पैसेज के लिए आपको उसी में अटेंशन रखनी जरूर होगी। आई रिक्वेस्ट यू थोड़ा सा अपने अटेंशन स्पैन पर काम कीजिएगा, बिकॉज हमारे साथ ये होता है कि जो चीज हमें पसंद है उसको तो हम पढ़ना पसंद करते हैं, बट जो चीज मुझे पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है और कोई पैसेज आप मुझे पॉलिटिक्स का देते हैं तो मैं ध्यान से नहीं पढ़ूंगा, ठीक है यार मेरे को ये चीजें नहीं अच्छी लगती, ईटीसी। एग्जामिनेशंस में आपको उसी से मार्क्स मिलेंगे, वहां पर आप पॉलिटिक्स को अच्छा बुरा खुद के परसेप्शन से नहीं दिखा सकते। तो कुछ रिक्वेस्ट है आपसे जो आप ध्यान रखें। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड्स एन आरसी। किसी भी आरसी को पढ़ने से पहले अपना परसेप्शन चेंज करें। ये ना सोचें कि भाई ये चीज मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको क्यों पढ़ूंगा। आपको उसी को कॉम्प्रिहेंड करने के बाद ही प्रॉपर आंसर्स रखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज, हाँ, जनरली हमारे दिमाग को वो चीजें पढ़ने में अच्छी नहीं लगती जो हमें पसंद नहीं होती। बचपन में कोई क्रिकेट पढ़ लेता है, किसी को एंटरटेनमेंट, ईटीसी। एग्जाम में आपको सारी चीजों को एम्फेसाइज करके जरूर देखना होगा। तो प्लीज आरसीज करने से पहले उस टॉपिक को लाइक कीजिए जो आपके सामने है, चाहे पर्सनल लाइफ में उसे आप पसंद करते हैं या फिर नहीं है। प्लीज लाइक द टॉपिक बिकॉज क्वेश्चंस आपको वहीं से दे रहे हैं। एक्टिवली उसमें एंगेज हो जाइए। जो भी आपका पैसेज है, हो सकता है वो आपकी चॉइस ना हो, लेकिन नेसेसिटी जरूर है आपके लिए, वहां पर वही जरूरी है। इसी तरह से आप अपनी रीडिंग स्किल्स को या फिर आरसीज को बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ ऊपर से पढ़ने पर हम क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते। हाँ, हर पैसेज का एक सिंपल मैसेज होता है जिसको मैं कई बार थीम, टोन, परसेप्शन, ऑथर की टोन हमेशा मैं कहता रहता हूं। तो प्लीज वो देखिए, जरा ध्यान से पढ़िएगा, पूरा पढ़िए उसे, रीड थरली, और फिर जो लाइंस हैं उनको लिंक करने की कोशिश कीजिए कि इनमें कहना क्या चाहा है, कब इस बात का अपोज किया, कब इस बात को फेवर आपने जनरली किया होगा। प्लीज स्टार्ट लाइकिंग एनी आरसी दैट्स कमिंग क्रॉस यू। कुछ भी आपके सामने आए उसको प्लीज ध्यान से पढ़िए, अदरवाइज सरफेस रीडिंग से हम आंसर नहीं दे सकते। बहुत कम स्टेटमेंट होते हैं किसी आरसी में जिनका लिटरल मीनिंग होता है, जो इफेक्टिव होते हैं, बाकी चीजें उनके सपोर्टिंग रोल में होती है। तो उनका ध्यान रखिए जो वहां पर मेन थीम है, मेन आपकी पैसेज है, बिकॉज उन्हीं का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उन्हीं से आपको आंसर्स देने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब आप पैसेज पढ़ते जाएं तो इन चीजों का ध्यान रखिए। क्या ये इंफॉर्मेशन अलग सी बीच में आ गई, यानी कि कोई टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट हमारा चेंज हुआ, क्या उसने प्रीवियस स्टेटमेंट के सपोर्ट में बोला, यानी थीम आगे चलती जा रही है, या फिर बीच में से चेंज तो नहीं हो गई, या फिर इसका ऑपोजिशन है। क्या किसी थ्योरी का ये एग्जाम्पल तो नहीं है, क्या इसने कोई क्वेश्चन पूछा जिसके लिए मुझे आगे कोई एक्सप्लेनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन मिल सकता है, और क्या ये सेंटेंस एक्सपेक्टेड था या टोन वही थी, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। सिंपल लाइन में कहूं तो पुराने वर्ड्स को, पुराने सेंटेंसेस को नए सेंटेंसेस से लिंक करके जरूर चलिए, और उनमें जो सबसे बेस्ट मिले, जिसकी मैसेज आपको इफेक्टिव लगे, उसे ध्यान रखना प्लीज ना भूलें। फाइनली, जैसे जैसे आप पैसेजेस पढ़ते जाते हैं, आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। जनरली हम इजी वन से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर स्टार्टिंग, और जैसे जैसे आपका एग्जाम का जो भी लेवल है उस हिसाब से आपको उतना बेहतर होना होगा। तो जो हाइलाइट्स हैं, वुड से की हाइलाइट्स हैं, उनका जरूर ध्यान रखिए, बिकॉज हर स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं होती आरसी में, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स इफेक्टिव होते हैं। और इसको फाइनलाइज करके कहना चाहूं तो कॉमन सी लाइन जो कई लोगों ने कही होगी कि जिस तरह हम मूवी की स्टोरी को, 3 घंटे की मूवी को आकर किसी को सिर्फ 15 मिनट में कॉम्प्रिहेंड कर देते हैं, उसी को आरसी मान लीजिए। ये 3 घंटे की मूवी है जिसको आपको सिर्फ 15 मिनट में किसी को सुनाना है उस कहानी को। तो ये 2.5 पेज का जो आरसी है जनरली, उसको आपको मैक्सिमम 15-20 लाइन में कॉम्प्रिहेंड जरूर करना होगा। प्रैक्टिस विद पेशेंस इज द की टू सक्सेस। तो आपको इजी लगे इनिशियल वंस तो डिफिकल्ट पर चले जाइए, और अगर डिफिकल्ट लगता है तो पहले इजी से स्टार्ट कर लीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेहतर रहेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दिया था आज शाम को ही। अगर आप बाद में इसे देख रहे हैं प्रीमियर के अलावा, तो फिर आप चेक कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और वापस कहना चाहूं कि हर चीज की मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, आपको कंप्लीट पैकेज जरूर मिलेगा, चाहे वो ग्रामर हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, सब की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। चाहे वो आरसी हो, पैराजम्बल्स हैं, क्लोज टेस्ट की भी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, चाहे वो वोकैबुलरी हो, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, रूट वर्ड्स, हर किसी की अलग अलग प्लेलिस्ट है। एक बार चैनल स्क्रॉल जरूर कर लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट आरसी विच वाज अपलोडेड, आज ही अपलोड किया था, ओके। किसी का नाम है, he proposed in the early 20th century that the ice ages were caused by variations in the earth's orbit around the sun। इन्होंने प्रपोज किया था अर्ली 18th सेंचुरी में कि ऐसा कुछ इनकी अर्थ की ऑर्बिट की वजह से ही आइस एज होती है। वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज भी आइस एज है, कभी फ्री हो तो देखिएगा, शायद आपको एंटरटेनिंग और कुछ ना कुछ सीखने को भी वहां से मिले। तो उसका कॉज दिया है।
फॉर सम टाइम दिस थियरी वॉज कंसिडर्ड अनटेस्टेबल। पहले लगता था, हिंदी आप भी कर सकते हैं, मेरा सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पर मीनिंग है, हिंदी करने पर नहीं है, कि शायद इसे हम अनटेस्टेबल मानते थे लार्जली। अब उसी बात का अपोज किया है आपने, बिकॉज ऐसी कोई क्रोनोलॉजी हमारे पास नहीं थी जिससे कि हम इनको जज कर पाएं विद द ऑर्बिटल वेरिएशंस कुड बी मैच फाइन। टू एस्टैब्लिश एज अ क्रोनोलॉजी इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन the relative amounts of land ice that existed at various times in the earth's past, क्योंकि उसमें अगर चेंज देख लेंगे तो पता चल जाएगा आइस एज कब थी या फिर जनरली कब नहीं थी। A recent discovery makes such a determination possible. Fine. Relative land ice volume for a given period can be deducted from the ratio of oxygen isotopes 16 and 18 found in ocean sediments. Fine. Almost all the oxygen in water is oxygen 16. But a few molecules out of every 1000 incorporate the heavier isotope 18. Fine, clear hoga. When an ice age begins, the continental ice sheets grow, fine, steadily reducing the amount of water evaporated from the ocean that will eventually return to it. Fine, because heavier isotopes tend to be left behind when water evaporates from the ocean surfaces. ठीक है? The remaining ocean water becomes progressively enriched in oxygen 18. The degree of enrichment can be determined by analyzing the ocean sediments of the period, because these sediments are composed of calcium carbonate shells of marine organisms. कौन से? Shells which were constructed with oxygen atoms drawn from the surrounding ocean. हिंदी में नहीं बोलना चाहूँगा, comprehension आपको भी पता होगा। शायद आइस एज की स्टार्टिंग दिखाने की बात की है, जिसको हम किसी तरह से बता सकते हैं कि पहले तो ऐसा लगता था कि हो ही नहीं पाएगा। एक रिसेंट थियोरी ने इस बात की क्रोनोलॉजी समझाई कि अगर हम पुरानी चीज़ों को जज कर लें तो उन चेंजेस को देखकर हम लोग जज कर सकते हैं कि इनकी स्टार्टिंग कब थी। ऑक्सीजन 16 जनरली पानी में रहता है, जब इवेपोरेट होता है तो यहाँ से यहाँ चला जाता है, एनरिच्ड एंड ऑल, ये कुछ जो भी लिखा हुआ है वापस देख सकते हैं। हाफ पैसेज, द हायर द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन 18 टू ऑक्सीजन 16 इन अ सेडिमेंटरी स्पेसिमेन, द मोर लैंड आइस वॉज, ये उसी का कंक्लूजन है कि जितना ज्यादा हायर ऑक्सीजन 18 to 16 का रेशो होगा उतनी ही ज्यादा लैंड आइस रही होगी when the sediment was laid down. As an indicator of shifts in the Earth's climate, the isotope record has two advantages. First, एक तो global record है, that is there is remarkably little variation, little used in a negative sense. इसका मतलब इसे ना पढ़िएगा. No variation in isotope ratios in sedimentary specimens taken from different continental locations. Fine. Second, it is a more continuous record that than that taken from rocks on land. Because of these advantages, sedimentary evidence can be dated with sufficient accuracy by radiometric methods to establish a precise chronology of the ice ages. Fine. The dated isotope records shows that the fluctuations in global ice volume over the past several hundred years have a pattern. An ice age occurs roughly once every 100,000 years. शुरुआत में जैसे मना कर दिया था, इसी थियोरी के हिसाब से कि ये अगर स्टडी कर ली जाए तो हम पता कर सकते हैं कि लगभग एक आइस एज once every 100,000 years के बाद जरूर आती है. These data have established a strong connection between variations in the Earth's orbit, वो तो फर्स्ट लाइन में लिखा था, and the periodicity of the ice ages. Fine. However, it is important to note that other factors जैसे कि volcanic particulates or variations in the amount of sunlight received by Earth could potentially have affected the climate. अच्छा, climate effect होगा तो ice age भी इससे affect हो जाएगी. ये और भी factors होते हैं, सिर्फ वो एक नहीं है. The advantage of this theory is that it is testable. ठीक है? Changes in the Earth's orbit can be calculated and dated by applying Newton's law of gravity to progressively earlier configurations of the bodies in the solar system. Yet the lack of information about other possible factors affecting global climate doesn't make them unimportant. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आपको भी हो गया होगा, मैं भी समझ गया कि आइस एज की स्टार्टिंग या फिर वो हिस्ट्री ओरिजिन देखने की जरूर बात की है, जो पहले लगा कि हो ही नहीं सकता. बाद में हमने ऑक्सीजन के कुछ आइसोटोप्स के हिसाब से बताया कि ये हो सकता है, ये थ्योरी टेस्टेबल भी है, इनकी क्लाइमेट पर इफेक्ट आता है इस वजह से उस वजह से. हालांकि सिर्फ इस एक वजह से नहीं, और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, जैसे वोल्केनिक पार्टिकुलर्स हैं, इनकी वजह से भी फर्क पड़ सकता है, और ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी. देखते हैं जरा ऑप्शंस क्या पे हैं, क्वेश्चंस क्या हैं जिनके बेसिस पर हमें आंसर रखने हो. इन द गिवन पैसेज द ऑथर इज प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन, अब जज कीजिए, सजेस्टिंग एन ऑल्टरनेटिव टू एन आउटडेटेड रिसर्च मेथड. आई होप सो नो, बिकॉज ऐसी कोई आउटडेटेड रिसर्च मेथड नहीं बताई है कि जिसके बाद आप एक ऑल्टरनेटिव लेकर आए हैं. पुरानी ही मेथड जो भी रिसेंट डिस्कवरी है उसको मार्क किया है और कहा है कि इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, बट आशा रखता हूं दूसरी कोई मेथड तो बताई नहीं है. सो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, फर्स्ट वन नहीं होगा.
introducing a new research method that calls an accepted theory into question. देखिए, नई रिसर्च मेथड इंट्रोड्यूस तो की है, लेकिन कोई एक्सेप्टेड थ्योरी थी जो पहले से, उस पर क्वेश्चन मार्क इसने लगा दिया है। भैया जितना मैंने पैसेज को पढ़ा, मेरे हिसाब से किसी पुरानी थ्योरी पर क्वेश्चन मार्क नहीं है इस नई थ्योरी की वजह से। उसी थ्योरी को बार बार आपने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आई थिंक सो सेकंड वन मस्ट नॉट बी द आंसर। पॉज आप चाहें कि हमें याद नहीं रहा, आप एक बार बैक कर लीजिए, तो मैं लाइव नहीं कर नहीं सकता, आप वीडियो पॉज करके वापस उन स्लाइड्स पर जा सकते हैं, या फिर एक बार वापस कहना चाहूं, खुद की प्रैक्टिस जो मैंने शाम को ही वीडियो अपलोड किया है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं, उससे एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए पॉज करके पीडीएफ के हिसाब से भी, तब इन चीजों को देख लीजिएगा। आई थिंक सो सेकंड वन मस्ट नॉट बी द आंसर, बिकॉज किसी पर क्वेश्चन हमने अराइज नहीं किया है। Emphasizing the instability of data gathered, ना, डेटा लास्ट स्लाइड में लिखा है, ये डेटा बेनिफिशियल है, तो इंस्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी कहते तो फिर पॉसिबल हो जाता। और एक और बात है, साइंटिफिक मेथड का कोई मुझे नहीं लगता कुछ इंस्टॉल कुछ ऐसी बात की गई है, जनरल मेथड दिखाई गई है, आप उसको न्यूटन्स लॉ से काम पर ला सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटिंग अ थ्योरी एंड डिस्क्राइबिंग अ न्यू मेथड टू टेस्ट दैट थ्योरी, ये बात तो सही है, लास्ट स्लाइड में लिखा था कि वो टेस्टेबल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि दिस इज टेस्टेबल, ये टेस्टेबल है, एक नई थ्योरी ने इस बात को दिखाया है। आई होप सो फोर्थ वन मुझे ठीक लग रहा है, पांचवा और देख लेते हैं। इनिशिएटिंग अ डिबेट अबाउट अ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, ऐसी किसी डिबेट का जिक्र नहीं है। फोर्थ वन मस्ट बी द आंसर। आप सब जानते हैं, कई बार कहा, एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस। अगर आपको आरसी याद है, थीम के हिसाब से भी जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की और खुद समझने की, तो मुझे ये तीन ऑप्शन, वहां चार ऑप्शंस नहीं मिले, लेकिन ये ऑप्शन जरूर लिखा मिला कि एक नई थ्योरी है जिसको आपने टेस्ट करने की बात जरूर की है, एंड दैट इज टेस्टेबल, जो लिखा भी है। फोर्थ वन मस्ट बी द आंसर। ऑफ कोर्स बाकी तीनों बकवास हैं, कैन नॉट बी द आंसर्स। यस ऑफ कोर्स फोर्थ वन इज द आंसर, प्लीज ध्यान रखिएगा। और आप सब जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि आरसीज का वेटेज हर एग्जामिनेशन में है, सो आई रिक्वेस्ट यू एक बार आरसीज को इंप्रूव कर लीजिए, आपका क्लोज टेस्ट विद वोकैबुलरी और पैराजम्बल्स तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। The author of the passage would be most likely to agree with which of the following statements about his theory, कौन सी चीजों से आप अग्री करते हैं, ठीक है। It is the only possible explanation for the ice ages, नहीं है ऐसा, बिकॉज इसके बगल में लिखा था, मुझे याद है लास्ट स्लाइड में, इट इज द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन लिखा है यहां पर कि ये बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अदर फैक्टर्स, सिर्फ ये एकमात्र एक्सप्लेनेशन नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि वॉल्केनिक हैं या फिर वेरिएशंस हैं, ये भी दिखा सकते हैं, कुड हैव अफेक्टेड द क्लाइमेट, जिसकी वजह से ये सब होता है। और लास्ट में भी लिखा है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पॉसिबल फैक्टर्स, यानी जो होते हैं अफेक्टिंग दिस डजंट मेक देम अनइम्पॉर्टेंट। अगर उनकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो चीजें फालतू हैं, उनका भी वेटेज है। तो नहीं, ये एकमात्र चीज नहीं है। हाँ जी, इट इज नॉट द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, ना, इट इज टू लिमिटेड to provide a plausible explanation for the ice ages despite recent research findings। उसने तो काफी कुछ बता दिया ना कि ये once in a 100,000 years आती है, आइसोटोप्स जो होते हैं या फिर ऑक्सीजन जो 16-18 में ये हो जाता है वो हो जाता है, तो इट इज नॉट लिमिटेड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। उसने इतना तो बता दिया था रिसर्च फाइंडिंग्स के बाद, तो ये लिमिटेड नहीं है। हाँ, इस टू लिमिटेड नहीं है, मैं ये कह सकता हूं, आप सब जानते हैं टू का इस्तेमाल नेगेटिविटी दिखाने के लिए करते हैं, उसने काफी कुछ बता दिया, तो नेगेटिव सेंस नहीं है। हाँ, आप ये कहते इट इज लिमिटेड समहाउ, तो पॉसिबल था। टू लिमिटेड मैं नहीं कहना चाहूंगा, ये जिक्र नहीं है। इट कैन नॉट बी टेस्टेड, आगे मैं नहीं पढ़ूंगा। टेस्टेबल, अभी अभी देखा था, टेस्टेबल है लिखा हुआ है, थर्ड गलत है। इट इज वन एक्सप्लेनेशन, आई शुड से प्लॉजिबल, दो नॉट दी ओनली वन फॉर दी आइस एजेस। मेरा आंसर फोर्थ है, मैं फिफ्थ वापस ना पढ़ूं, बिकॉज और भी फैक्टर्स थे जो उसको अफेक्ट करते हैं। इट इज नॉट दी ओनली वन, लेकिन वन ऑफ देम, ठीक है। एक बार पांचवा देख लेते हैं। इट्स नॉट एन एक्सप्लेनेशन फॉर दी आइस एजेस ऑल्दो पॉसिबिलिटीज फॉर फ्यूचर, ना, इट इज नॉट, नहीं भैया है। हाँ, इसके अलावा और भी पॉसिबल हैं, दो नॉट दी ओनली वन। फोर्थ वन मस्ट बी दी आंसर, बिकॉज तीनों बकवास हैं, एंड ऑफ कोर्स दैट इज, ठीक है। आप जितना कॉम्प्रिहेंड करते हैं, आपकी एक्यूरेसी वहीं पर बढ़ जाती है, बिकॉज एक दिल से बात कहूं, पैसेज में वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एरर डिटेक्शन में अगर मुझे नहीं पता कि एम के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता है, तो मैं कॉमन सेंस से प्रपोजिशंस डिराइव नहीं कर सकता, लेकिन इनके आंसर्स या फिर क्लोज टेस्ट में उन्हीं को पुट करके, जहां वोकैब रोल प्ले कर सकती है, या फिर पैराजम्बल्स जहां कुछ घर से लाना ही नहीं है, उन्हीं को रीअरेंज करना है जस्ट बाय योर रीडिंग स्किल्स। तो कोशिश कीजिए इनसे आप मैक्सिमम स्कोर पर कर पाएं। जितने लोग सिलेक्ट होते हैं इनकी ज्यादातर स्कोरिंग आरसी से होती है। चलिए, इट कैन बी इंफर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द आइसोटोप रिकॉर्ड, जो सेकंड स्लाइड में है मुझे याद है,
टेकन फ्रॉम ओशन सेडिमेंट्स वुड बी लेस यूजफुल, अच्छा ऐसा होता, वुड बी लेस यूजफुल टू रिसर्चर्स इफ वन ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रू। अच्छा ठीक है, मतलब ये एक तरह से सब्जेक्टिव मूड में दिखाए कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ, फाइन, तो कुछ उल्टी बात मुझे देखनी होगी। ऐसा माना जा सकता है, एक बार वापस देख लूं, क्योंकि आप भी जानते होंगे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, तो मैं क्वेश्चन ढंग से पढ़ लूं जब मैं आंसर रखूं, बिकॉज सेंटेंस तो डायरेक्टली मिल जाते हैं, पूछा क्या है मुझसे। Which are the, it can be inferred from the passage that the isotope record taken from the ocean sediments would be less useful, ऐसा होता रिसर्चर्स के लिए, if which of the following were true, अगर इनमें से कोई एक आध बात सही हो जाती तो वो यूजफुल नहीं होता या कम यूजफुल होता, ठीक है। अगर उसने इंडिकेट किया होता कि लाइटर आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन प्रीडोमिनेटेड एट सर्टेन टाइम्स, एक बार चेक करते हैं कि लाइटर आइसोटोप्स की बात की है या फिर हैवियर आइसोटोप्स की बात की है। देखिए जितना मुझे याद है, द रिमेनिंग ओशन वाटर प्रोग्रेसिवली एनरिच्ड इन ओशन ऑक्सीजन 18, तो ये एनरिच्ड है, लाइटर नहीं है, तो ये बात तो ऑकवर्ड हो गई, बिकॉज ये बात जायज नहीं है उनकी कि एनरिच्ड है यहां पर। अच्छा, इनमें से कौन सा ट्रू हो जाता, अगर इट हैड फार मोर गैप्स, अगर इसमें बहुत सारे गैप्स होते, किसके, आपके आइसोटोप रिकॉर्ड में एक तरह से, देन द रिकॉर्ड टेकन फ्रॉम रॉक्स ऑन लैंड, तो एक बार चेक करते हैं कि अगर आइसोटोप रिकॉर्ड में गैप्स होते, ये शायद यहां दिखाया है, the higher the ratio of this and that sedimentary, the more land ice was when the sediment, as an indicator of shifts, the isotope record has two advantages, तो फायदे उसके हैं, वहां उल्टा पूछा, ध्यान रखिएगा कि less useful होता अगर ऐसा होता। It is a global record, there is remarkably ना के बराबर variation in the isotope ratios, I hope so, ये ठीक है। अब वापस कहना चाहूं, एक्चुअल थीम ये है कि उनके बीच कोई वेरिएशन है ही नहीं, लिटिल वेरिएशन है, ना के बराबर वेरिएशन है, यानी वो कांस्टेंट कहे जा सकते हैं, सिमिलर कहे जा सकते हैं, और चूंकि वेरिएशन नहीं है इसीलिए आपने उसकी पूरी थ्योरी को जज कर लिया। वहां लिखा है कि उनमें गैप्स हैं जो नहीं है, गैप्स उनके बीच नहीं है, तो अगर गैप्स होते तो फिर शायद उनको दिक्कत आ जाती, वेरिएशंस अगर होते, कॉमन पैटर्न है तो हम इससे बहुत आसानी से जज कर सकते हैं, सबका पैटर्न बहुत कॉमन है। सोचिए जो आपको आइसोटोप्स मिले हैं वही आपस में डिफर करते हैं या उनके बीच में गैप हैं, तो मैं अपने कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं कर पाऊंगा। इसका जस्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट वहां पर लिखा है, और रिलेटेड टू किसी और चीज के लिए भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन पूछा आपसे आइसोटोप रिकॉर्ड के लिए है जो वहीं पर लिखा हुआ है, जिसके लिए लिटिल वेरिएशन है, वेरिएशन है ही नहीं, वहां लिखा है, जी हाँ, इट हैड फार मोर गैप्स, तो भैया अगर गैप होते आपके आइसोटोप रिकॉर्ड में तो फिर वो उनके लिए यूजफुल कम होता, चूंकि गैप नहीं थे, लिटिल वेरिएशन था, इसलिए वो उनके लिए यूजफुल रहा और वो बाकी चीजों को जज कर पाए। बाकियों को देखते हैं। इट इंडिकेटेड द क्लाइमेट शिफ्ट डिड नॉट अकर 1000, ये तो होती है। दूसरी बात, ये इसका रिजल्ट है, आइसोटोप रिकॉर्ड से ये नहीं आया, ये इनका रिजल्ट है। अगर ये यूजफुल होता ही नहीं तो आप ये जज ही नहीं कर पाते। थर्ड स्टेटमेंट ठीक है बट इररिलेवेंट है। रेशियोज ऑफ ऑक्सीजन डजंट कंसिस्टेंट, वो भी कंसिस्टेंट थे, एनरिच्ड वापस लिखा हुआ है फ्रॉम अवेयर, ना ना भाई ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ऑपोजिट करके डायरेक्टली लिखा हुआ, आई रिपीट कि आइसोटोप रिकॉर्ड जो आपने लिए थे, किसी को ऑकवर्ड लगे ऐसा कैसे, पॉज कीजिए वीडियो, वापस बैक जाकर वो सेंटेंस पढ़ लीजिए, वापस यहां पर आ जाएगा कि अगर ऐसा हो जाता तो फिर उनके लिए कम यूजफुल होता। क्या हो जाता? अगर उनके बीच में गैप्स होते जो नहीं थे। इसी बात को क्रॉस करके लिखा है, मस्ट बी द आंसर एंड ऑफ कोर्स दैट इज। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए क्लैरिटी जरूर रहेगी, क्योंकि वो टाइम पर अपने ऑफिस पहुंच गया। अगर उसकी ट्रेन छूट जाती तो वो पहुंच गया, अच्छी बात है। अगर ट्रेन छूट जाती तो नहीं पहुंच पाता, आपको उसका जस्ट ऑपोजिट सेंस देना होगा। वेरिएशन नहीं है, अगर होते, जो लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है, अगर होते फार मोर गैप्स तो फिर उनके लिए इतना यूजफुल नहीं होता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विद द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द रेशियोज ऑफ ऑक्सीजन आइसोटोप्स इन ओशन सेडिमेंट्स। फर्स्ट में लास्ट में लिखा हुआ है, दे इंडिकेट दैट सेडिमेंट्स फाउंड ड्यूरिंग द आइस एज कंटेन मोर कैल्शियम कार्बोनेट्स देन सेडिमेंट्स फॉर्म्ड एट अदर टाइम्स। ऐसा कुछ लिखा है, मुझे याद नहीं है, मैं एक बार चेक करता हूं वहां जाकर। दे आर लेस रिलायबल देन द एविडेंस फ्रॉम रॉक्स ऑन लैंड डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ, ना रिलायबल है, लेस रिलायबल, कोई नेगेटिव टोन नहीं, उन्होंने काफी कुछ दिखाया है। दे कैन बी यूज्ड टू डिड्यूस, यानी पता लगाने के लिए, द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ लैंड आइस दैट वाज प्रेजेंट व्हेन द सेडिमेंट वाज लेड डाउन। मुझे याद है कि ये एग्जैक्टली ऐसी ही लाइन कोई लिखी है, एक बार चेक करते हैं थर्ड वन को। दे आर मोर अनप्रिडिक्टेबल, भाई पूरा डिस्क्रिप्शन है, सेम है, सिमिलर है, एनरिच्ड है, सब लिखा हुआ, गलत। दे कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट वेरियस टाइम्स इन द पास्ट। एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं बताइए, पानी के बारे में कुछ बात की है, आइस एज की बात की गई है।
फर्स्ट हो सकता है, मुझे भी ऑनेस्टली नहीं पता, थर्ड हो सकता है। मैं एक बार चेक करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू of the ratios of oxygen isotopes in the ocean sediments. They can be used to reduce the relative volume of land ice that was present when the sediment was laid down, or the sediments found during an ice age contain more calcium carbonates. Sediments lay down, sediments देख लेते हैं इनमें क्या था, ठीक है। एक बार मैं वापस पहुंचना चाहूं, the higher the ratio of oxygen 18:16 in a sedimentary specimen, the more land ice was there when the sediment was laid down. Exactly जो थर्ड लाइन थी वो लिखी हुई है कि जब आपका सेडिमेंट जो था, जितना हायर रेशो इनका था उतनी ही लैंड आइस वहां पर थी, और इसी इंडिकेटर ने आपके अर्थ क्लाइमेट की शिफ्ट को दिखाया था। आई थिंक सो थर्ड वन मस्ट बी द आंसर। एक बार वापस मैं चेक कर लूं। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, यप, सो दे वर यूज्ड टू डिड्यूस, यानी कि पता लगाने के लिए लिखा है, जितना ज्यादा ये था उतना ज्यादा ये था, द हायर दिस द हायर दैट बताया था। रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ लैंड आइस लिखा था जब आपके सेडिमेंट वाज लेड डाउन। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट अगर मिलेगा तो मेरी प्रायोरिटीज बढ़ जाती हैं, क्यों मैं कॉम्प्रिहेंड करूं, और लिखा वही है कि डिड्यूस किया था, बताया था, हायर दिस हायर दैट, फर्स्ट और सेकंड लाइन में लिखा है व्हेन द सेडिमेंट वाज लेड डाउन। आई थिंक सो, यस ऑफ कोर्स, थर्ड वन इज द आंसर, ठीक है। डाउट्स आर वेलकम, कोई ऑब्जेक्शन हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट precipitation formed from evaporated ocean water has same isotopic ratio as ocean water। ना सेम नहीं था, मुझे याद है enriched लिखा हुआ था। अब enriched किस में था ये नहीं पता, ध्यान रखना। less oxygen 18 than ocean water, less 18 than ice contained in continental sheets, different isotopic composition नहीं, different था, that has precipitation, ये भी हो सकता है। more oxygen 16 than has precipitation on the fresh water, ठीक है। एक बार चेक करते हैं वहां क्या लिखा है, फिर यहां वापस आते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे लास्ट में लिखा हुआ था, because heavier isotopes tend to be left behind when the water evaporates from the ocean surfaces। लाइन याद रखते हैं, the remaining ocean water becomes enriched in ocean 18, यानी कि जो ocean water है उसमें ऑक्सीजन 18 ज्यादा है। इस लाइन को बना लेते हैं वहां ऑप्शंस में चेक करके। आई रिपीट, जो ocean water है उसमें ऑक्सीजन 18 ज्यादा है। लेट्स मूव ऑन देयर। ocean water में ऑक्सीजन 18 ज्यादा है। इट कैन बी फ्रॉम द पैसेज दैट द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द evaporated ocean water has less 18 than ocean water। एक बार चेक कीजिए, ओशन वाटर एनरिच्ड है 18 से, तो जो पीपीटी बना है, प्रेसिपिटेशन बना है ओशन वाटर से एवेपोरेट होने के बाद, उसमें ऑक्सीजन कितनी होगी। आई रिपीट, वहां लिखा था जो ओशन वाटर है उसमें ऑक्सीजन 18 ज्यादा है, तो ओशन वाटर में ज्यादा है, तो जो प्रेसिपिटेट हुआ, एवेपोरेट हुआ एक तरह से, उसमें ऑक्सीजन 18 कम होगा। मोर ऑक्सीजन 16 कहा जा सकता है देन द प्रेसिपिटेशन, नहीं, प्रेसिपिटेशन में ही ऑक्सीजन 16 ज्यादा थी, 18 कम थी। आई रिपीट, अगर कंफ्यूजन हो वापस देख लीजिएगा वो स्लाइड, वहां पर लिखा था ऑक्सीजन 18 ज्यादा है ओशन वाटर में, यानी कि प्रेसिपिटेशन वाले में कम होनी चाहिए। अगर ओशन में बची है 18 तो यानी कि वहां पर कम है, और ये सेम लाइन सेकंड ऑप्शन में जरूर लिखी है, लेस ऑक्सीजन 18 देन डज ओशन वाटर। ओशन वाटर में जितनी ऑक्सीजन 18 होती है उससे कम बची है, और यही मैं लिखा था कि ओशन वाटर में ऑक्सीजन 18 ज्यादा है, जो इवेपोरेट हुआ होगा उसमें कम रही होगी। आई होप सो सेकंड वन मस्ट बी द आंसर, और एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है, ऑफ कोर्स दैट इज द आंसर। ये ऑपोजिट लिखा है, ध्यान रखना, मोर लेस का फर्क है, पूछा किसका है, बताया किसका है, इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज। ओशन वाटर में ज्यादा है तो इवेपोरेटेड में हाँ जी कम होनी चाहिए, एंड दैट इज द आंसर। मूव इन अहेड। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर ट्रू ऑफ द आइस एजेस। Ice age occurred about 25,000 ना 100,000 years ago लिखा था। Ice ages have lasted about 10,000 years ago for at least ना। Ice ages have occurred about every 100,000 years for done। मुझे लगता है थर्ड ओनली, इसमें क्या देखना, 100,000 लिखा था, must be the answer। जी हाँ, कई ऑप्शंस इजी पड़ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। यस एग्जैक्टली, वहां लिखा हुआ था, आप चाहें तो मैं एक बार शो भी कर सकता हूँ। 100,000 years एग्जैक्टली मार्क था, इफ यू रिमेंबर दिस इज एग्जैक्टली यहाँ लिखा है 100,000 years पर ये रिपीटेशन होता रहता है, वंस एवरी 100,000 years, और वो एग्जैक्टली लिखा हुआ है तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है, एग्जैक्ट आंसर। ओके, क्या 100,000 years, the third only। Moving on, it can be inferred from the passage that calcium carbonate shells, ये कहीं फर्स्ट पैरा के लास्ट में है, कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स का जिक्र है, जब ये ओशन वाटर को इवेपोरेट करने के बाद 18 से एनरिच दिखाया था, are not as susceptible to deterioration as rocks, पता नहीं भैया, देखना पड़ेगा, इतना याद नहीं है, are less common in sediments formed during an ice age, ये भी याद नहीं, देखना पड़ेगा, are only found in areas
पहली बात तो हाँ सच पूछा है। दैट वर कवर्ड बाय लैंड आइस, ये भी नहीं पता। कंटेन रेडियो एक्टिव मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन अ सेडिमेंट्स आइसोटोपिक कॉम्बिनेशन, हो सकता है, शायद, मुझे याद नहीं है। रिफ्लेक्ट द आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन ऑफ द वाटर एट द टाइम द शेल्स वर फॉर्म्ड। फोर्थ और फिफ्थ में से कुछ होगा, एक बार वापस से पढ़ लूं, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है कि इसमें से क्या होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन जो फॉर्म बचा है शेल्स के हिसाब से, इन्हीं से आपने आगे मार्क किया है कि आपके जो कंपोनेंट है आइसोटोपिक फॉर्मुलेशन है उसमें कितना क्या कॉम्पोजिशन है। मैं एक बार फोर्थ और फिफ्थ को पढ़ लूं, बाकी सब तो नहीं है। कंटेन रेडियो एक्टिव मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन, और या फिर आइसोटोपिक कॉम्बिनेशन। आई होप सो फिफ्थ वन होना चाहिए, आइसोटोपिक कॉम्बिनेशन। लेट्स सी ओवर दैट। ये लिखा है यहां पर, बिकॉज दीज सेडिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स, दे वर कंस्ट्रक्टेड विद ऑक्सीजन आइटम ड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग ओशन। और इसी से पता चला कि ऑक्सीजन 18 का जो रेशो है वो इससे है, इंडिकेटर ऑफ अर्थ क्लाइमेट। भैया मेरा आंसर एक बार चेक करते हैं, लास्ट वन होना चाहिए जो वहां मेंशन है। जी हाँ, रिफ्लेक्ट द आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन ऑफ द वाटर द लेस दिस, ये लिखा एग्जैक्टली, एक बार और मैं वेरीफाई कर लूंगा। रिफ्लेक्ट द आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर एट द टाइम द शेल्स वर फॉर्म, तो शेल वहां बन गई, उस वक्त आपने वाटर का आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन दिखाया था। मैं एक बार वेरीफाई कर लूं बिकॉज मैं ऑनेस्टली श्योर नहीं हूं आंसर गलत करने से पहले। एग्जैक्टली शेल्स आपकी यहां बनी है, द शेल्स वर कंस्ट्रक्टेड विद ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। The higher the ratio of oxygen 18 to 16, the more land ice was there when the sediment was down. Fine, पक्का इसी का composition दिखाया कि किसमें ऑक्सीजन 18 ज्यादा है, किसमें कम है, for sure. Isotopic composition of the water at the time the shells were formed. जी हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन 18-16 से ही बना था, मुझे I swear sure नहीं है लेकिन बच गया मैं। हाँ जी, क्योंकि रॉक्स की बात नहीं की गई है, ये गलत था। सेडिमेंट्स आइस एज में इनसे लेस कॉमन थे, इन्हीं से पता चला था उनके कंपोनेंट्स के हिसाब से। उन्हीं एरियाज में मिलता था जहां पर पहले लैंड आइस थी। भैया ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो मैं पिक नहीं कर पाऊंगा। रेडियो एक्टिव मटेरियल का मुझे डर था जो वहां पर जिक्र नहीं है, तो ऐसे किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल को नहीं दिखाया, लेकिन आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन जरूर मार्क किया है, हायर द रेशियो ऑफ दिस, और दैट हैज बीन मार्क्ड ओवर देयर। ऑफ कोर्स फिफ्थ वन इज द आंसर। मूव इन अहेड। द पर्पस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज टू, अब लास्ट पैरा देखना पड़ेगा, ऑफर अ नोट ऑफ कॉशन, ठीक है, कॉशियस हो सकता है। कोई नया एविडेंस आपको मिला है, प्रेजेंट टू रिसेंट डिस्कवरीज, तो मैं पहले इसको हटा दूं बिकॉज टू रिसेंट डिस्कवरीज हैं ही नहीं। समराइज मटेरियल इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स, शायद ऐसा नहीं है, एक बार वहां देख लेंगे। ऑफर टू एक्सप्लेनेशंस फॉर अ फिनोमिनन, ना 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 ये भी गलत है। मेरे पास तीन ऑप्शन है, एलिमिनेशन, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, हर जगह काम करता है। या तो कोई कॉशन होगा, या फिर नया एविडेंस मिला होगा, या फिर समराइज किया होगा। मुझे याद है समराइज भी नहीं किया, अलग ही टोन है उनकी। एक बार चेक करते हैं लास्ट पैराग्राफ में कॉशन, एविडेंस या फिर समराइजेशन है कि फाइनली वी कैन से दिस एंड दैट। एक बार लास्ट पैरा चेक करें जी। शेल्स ऑफ द ओशन, last para, this data has been established a connection between variations in the, however it is important to note that other factors like this and that are also beneficial, इनका भी इफेक्ट हो सकता था। इसका फायदा ये कि टेस्टेबल है, चेंजेस इन द अर्थ ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड डेटेड बाय, इनसे आप पता लगा सकते हैं अर्लियर कॉन्फ़िगरेशंस। फिर भी आप ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पॉसिबल फैक्टर्स अबाउट अफेक्टिंग दिस डजंट मेक देम अनइम्पॉर्टेंट। मुझे याद है फर्स्ट ऑप्शन था कि ये कॉशियस है, सेकंड ऑप्शन में भूल गया, माफी। थर्ड क्रॉस हो जाएगा कि ये कंक्लूजन नहीं है इनका, बिकॉज अलग डेटा है, कुछ कंक्लूड नहीं किया आपने, फर्स्ट और सेकंड में से एक है। बस ये देख लेते हैं, यद द लैक ऑफ इन्फो अबाउट द अदर पॉसिबल फैक्टर्स। हाँ, एक था न्यू एविडेंस आपने दिया है, नया एविडेंस नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा है कि बाकी चीजों की जानकारी अगर आपको कम है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कम है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कॉशियस कहा जा सकता है। होप सो। मैं एक्चुअली ऑप्शंस भूल गया तो मैं नहीं बोलूंगा, बट मुझे ये लाइन अच्छी लगी कि यदि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पॉसिबल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल क्लाइमेट, जिस वजह से आप ये सब पता लगाएंगे, डज नॉट मेक देम अनइम्पॉर्टेंट। तो कॉशन हो सकता है, न्यू एविडेंस नहीं है, समराइजेशन नहीं है। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं दिया क्या था। ऑफ कोर्स, तो द लास्ट पैराग्राफ कॉशन यूं हो सकता है, नॉट श्योर। ऑप्शंस देखते हैं एक बार, क्योंकि बाकियों की अगर आपको जानकारी नहीं है तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू उनकी भी है, उनका भी रेलेवेंस है वहां पर, लेकिन उनकी हमें उतनी जानकारी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉशन हो सकता है, नया एविडेंस नहीं है, समराइज नहीं किया है। एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑप्शंस आई वुड प्रेफर द फर्स्ट वन। बच गया।
ऑफ कोर्स नया एविडेंस नहीं था, दो डिस्कवरी नहीं थी, दो एक्सप्लेनेशन नहीं थे, समराइज नहीं किया था, लेकिन कहा जरूर था कि अगर वो यहां पर नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आ नहीं सकता। कॉशन के तौर पर आपको मार्क किया है। और भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं अफेक्ट करने के लिए जिनकी अभी जानकारी नहीं है, बट दे टू आर इंपॉर्टेंट, सो ध्यान रखिएगा इस बात का। कॉशन है, फाइन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वन एडवांटेज ऑफ स्टडीइंग द आइसोटोप रेकॉर्ड ऑफ ओशन सेडिमेंट्स इज दैट, पैसेज के हिसाब से वन एडवांटेज ऑफ स्टडीइंग द आइसोटोप रेकॉर्ड ऑफ ओशन सेडिमेंट्स इज दैट, फाइन, corresponds with the record of ice volume taken from the rocks on land, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, माफ कीजिए, shows little variation of, ऐसी कुछ लाइन तो लिखी थी मुझे याद है, in isotope ratios where samples are taken from different continental locations, इनमें little variation है, सेम लाइन सेकंड पैराग्राफ की दूसरी तीसरी लाइन में कहीं लिखी है, probably corresponds with predictions already made by climatologists and experts in other field, ना ये हटा दीजिए पहले तो, confirms the record of ice volume initially established by analyzing variations in volcanic, भैया volcanic affector दिया था बट इनके लिए define नहीं किया, confirm नहीं किया, volcano factors affect करते हैं सिर्फ ये बोला था, ये भी और factors हैं बट confirm नहीं किया। provides data का भी जिक्र था, that can be used to substantiate records concerning variations in the amount of sunlight, ना ये भी गलत है, ये भी कहा था कि सनलाइट से भी इफेक्ट होता है बट इस बारे में भी जानकारी नहीं है, तो ये तीन तो गलत हो गए। मुझे याद है सेकंड वन एग्जैक्टली लिखा है, फर्स्ट वन और पढ़ लेते हैं, एक बार चेक कर लेता हूं। करेस्पॉन्ड्स विद द रिकॉर्ड ऑफ आइस वॉल्यूम टेकन फ्रॉम रॉक ऑन लैंड और shows little variation in isotope ratios when samples are taken from different continental locations. According to the passage, one advantage of studying the isotope record of the ocean, मेरे हिसाब से सेकंड होगा, एक बार कंफर्म जरूर कर लूं, माफी। द सेकंड वन, जी हाँ, जो आपके आइसोटोप रिकॉर्ड है यही है, the higher of this and that, the more Iceland was there. An indicator of this, the isotope record has two advantages. First is the global record. There is remarkably little variation in isotope ratios in sedimentary specimen taken from different locations. लिखा तो exactly, second line exactly लिखी है, little variation in different isotope ratios, अलग अलग जो isotope ratio मिले उनमें बिल्कुल वेरिएशन नहीं है, और वो भी जिनको अलग अलग लोकेशंस से लिया गया है। एग्जैक्टली सेम लाइन लगभग सेकंड ऑप्शन में है, एक बार वहीं पहुंच जाते हैं जल्दी से। They show little variation in isotope ratios. They show little variation in isotope ratios when samples are taken from different locations. हाँ जी, आपके isotope record की यही क्वालिटी है, 100%, second one must be the answer. और वो rocks वगैरह का जिक्र नहीं है, जो लिखा है तो वो प्रायोरिटी है मेरी, of course that is the answer. Which of the following is the most similar in meaning to the word enriched? तो enrich किसी चीज की अधिकता को कहा जाता है, एक तरह से कोई चीज में जब चीज बहुत ज्यादा है उसको एनरिच कहते हैं, या बेहतर बनाने के लिए भी एनरिच कहा जाता है। और मुझे याद है पैसेज में एनरिच वर्ड था ऑक्सीजन 18, जो प्रेसिपिटेशन के बाद जो पानी बचा है ओशन वाटर, वो एनरिच्ड है ऑक्सीजन 18 से। फर्स्ट स्लाइड के लास्ट की चौथी लाइन के आसपास कहीं लिखा था। एंथुजियाज्म, तो ध्यान रखिएगा एक चीज यहां से कह दूं, आज भी मैंने अकेडमी पर आरसी की ही क्लास ली थी, तो बच्चे जब ये एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आंसर रखते हैं, या एग्जैक्टली डिक्शनरी का आंसर हमने लिख दिया। पैसेज में उस शब्द का इस्तेमाल किस तरह किया गया था ये आपको मार्क करना है। जैसे छोटी सी लाइन, की, चाबी, KEY, की कॉन्क्रीट नाउन भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। सर चाबी तो देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे? एक बार वापस कह दूं, कॉन्क्रीट नाउन वो जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको देख छू नहीं सकते, सेंस नहीं कर सकते। एक होती है चाबी किसी ताले की, भैया चाबी देना कहाँ है, तो आपने मुझे चाबी दे दी, मैंने जाकर ताला खोल लिया, आप देख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन है। लेकिन मेहनत ही सफलता की कुंजी है, या द की टू सक्सेस, सबने पढ़ा होगा, द की टू सक्सेस। अब ये मेहनत वाली चाबी नजर नहीं आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैं यहां आपसे पूछूं की कौन सी नाउन है, और आप ऑप्शंस में दोनों पिक करेंगे, पैसेज के हिसाब से आंसर दें। आई रिपीट एंड रिक्वेस्ट, किसी भी शब्द के जब मीनिंग पूछे जाते हैं आरसीज में, तो वो आपसे डिक्शनरी के मीनिंग नहीं पूछे। सर ये लिखा है ऑक्सफोर्ड में, ऐसा फाइन, मैं खुद ऑक्सफोर्ड रेफर करता हूं, लेकिन उस शब्द का इस्तेमाल पैसेज में किस तरह किया गया, सरकास्टिक टोन थी, ह्यूमरस था, नेगेटिविटी थी या पॉजिटिविटी थी, आपको वो मार्क करना है। तो ऑक्सीजन 18 पानी में ज्यादा है, एनरिच्ड है, कुछ ये लिखा हुआ है। अब चेक करते हैं, एंथुजियाज्म, तो एंथुजियाज्म यहां पर नहीं है, मैं एंथुजियास्टिक नहीं दिखा पाऊंगा यहां पर। एंश्योर्ड, पक्का करना हो सकता है, बट एनरिच होना ज्यादा होने को दिखाएगा उसको कि ये ज्यादा है, तो पक्का नहीं किया, पुष्टि नहीं कही इस बात की। विगरस भी कहा जाता है एक तरह से, फुल ऑफ एनर्जी कह दीजिएगा आप, ऊर्जा से भरा हुआ, माइट बी दी आंसर, ये भी ठीक है।
एनहांस्ड बिल्कुल ठीक है, एनहांसमेंट किसी चीज में बढ़ोतरी को कहा जाता है, आई होप सो, ये भी ठीक है। और एथिकल ना एथिकल तो नहीं होगा बिकॉज मोरल ड्यूटीज की, नैतिक शास्त्र की यहां पर कोई जिक्र नहीं है। एंथुसियाज्म नहीं है, एंश्योर भी नहीं है, और फुल ऑफ एनर्जी या फिर एनहांस्ड यानी कि ज्यादा हो जाना। एनहांसमेंट हर चीज में इंक्रीमेंट के लिए देखते हैं, तो 16 भी थी 18 भी थी ऑक्सीजन का। इवेपोरेशन होने के बाद इसमें ऑक्सीजन 18 ज्यादा रह गई। एंड रिच, रिच पैसे वाला जिसके पास है सब कुछ, आई होप सो एनहांस्ड मस्ट बी द आंसर। ऑफ कोर्स डिक्शनरी कुछ और भी दिखा सकती है, बट गिवन पैसेज में उसका मतलब क्या था, फुल ऑफ एनर्जी, विगरस नहीं लिखूंगा मैं। मेरा आंसर डी होना चाहिए एंड दैट इज द आंसर। बच गया, ठीक है। आई होप सो ये लास्ट क्वेश्चन है जितना मुझे याद है, तो ये काफी टाइम भी हो गया मुझे रिकॉर्ड करते। इस वीडियो की जो भी लेंथ रही होगी 40 मिनट्स 50 मिनट्स के आसपास। मैंने 2 और आरसी शेयर किए थे, कुछ और वीडियोस भी शेयर करूंगा। इस वीडियो को यहीं फिनिश करना चाहूं इन बातों के साथ कि ये काफी था मेरे लिए इस बात को समझाना कि अटेंशन स्पैन पर काम करिए। इसके अलावा हर चीज को पसंद करने की कोशिश कीजिए। अक्सर ह्यूमन नेचर है, जो चीजें पसंद नहीं है हम उन्हें नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम में आपको जरूर पढ़ना होगा। और इस एक आरसी के हिसाब से नॉट दी ओनली वन, इसके अलावा और भी रहेंगे आपके लिए, कुछ और भी सीखेंगे, और इस तरह से शायद आप अपने आरसीएस को बेहतर कर सकते हैं विद योर रीडिंग स्किल्स। स्टडी प्लान मैंने डाल दिए हैं एसएससी और बैंक दोनों के लिए, एक बार फॉलो कर लीजिएगा। आप मेरे चैनल पर हर चीज की अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है, वो देख लीजिए, चाहे वो ग्रामर है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल वर्ब्स ईटीसी, चाहे वो वोकैबुलरी है, वन वर्ड्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स ईटीसी, या फिर पैराजंबल्स हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, या फिर आपके आरसी क्लोज टेस्ट। ये आरसी का खुद वीडियो है तो मैं यहाँ क्लोज टेस्ट लिख देता हूँ। क्लोज टेस्ट की भी अलग प्लेलिस्ट है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। एक सिंपल रिक्वेस्ट, आप मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो कर सकते हैं विद द सेम हैंडल कपिल म्यूजिक बॉय। आप ट्विटर यूज करते हैं तो प्लीज फॉलो मी आउट दैट कपिल म्यूजिक बॉय। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस के लिए, और अपनी पीडीएफ्स जैसे आपको कुछ भी चाहिए वो आप टेलीग्राम से पा सकते हैं, प्लस अपनी डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं इन द ग्रुप आउट देयर। सो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ग्रुप विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। If you want to follow me at Facebook, you can with the same name English by Kapil Dev Sharma. But do follow me at Unacademy, India's largest and cheapest online learning platform with the name Kapil Dev Sharma. Unacademy पर मैं बैंक में प्लस एजुकेटर हूँ। अगर आप बैंकिंग स्ट्रीम के हैं तो प्लीज मुझे वहां पर मिलिएगा। डेली क्लासेस रहती हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अनअकैडमी जहां पर कि आप एक बार पे करने के बाद किसी भी टीचर से कितने भी n नंबर ऑफ आवर्स डेली बेसिस पर पढ़ सकते हैं। सिर्फ पेमेंट आपका मान लीजिए इंग्लिश का है या मैथ्स का है, उसके अलावा आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, यानी एक ही पेमेंट में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीए, जीएस आप सब पढ़ सकते हैं, वो भी कितने भी टीचर्स से। और ध्यान रखिएगा, आप अपना सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, चाहे वो बैंक, एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी कुछ भी हो, मेरा रेफरल कोड यूज करके दैट इज कपिल सर फ्लैट 10% डिस्काउंट जरूर पा सकते हैं। सो ज्वाइन कीजिएगा अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। Thank you very much for staying connected with me this video. Would love to see you in the next video. Looking forward to seeing you in the next video. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. Thank you.